Guys, expect more than one spot. Get ready. Roger, stand by. Target destroyed. मर गया. That was the last squad, guys. मेरा नाम गैडन है और मैं गेमिंग में काफ़ी साल से हूँ. 2007 से मैंने कॉम्पिटिटिव गेमिंग में स्टार्ट किया था. कोड 4 मेरी पहली गेम थी जिससे मैंने स्टार्ट किया अपना गेमिंग करियर. वैसे तो मैंने इसको एज ए फ़न पर्पस के लिए ही स्टार्ट किया था क्योंकि गेमिंग वाज माय पैशन. तो मैंने उस वे में इसको कैरी किया. टाइम के साथ में जब मुझे लगा, क्योंकि मेरी आदत शुरू से रही है, मैं जिस भी पैशन में अगर इन्वॉल्व होता हूँ तो फिर मैं काफ़ी डीपली चलाता हूँ उसके अंदर. तो आई डोंट नो कि इट्स ए ड्रॉबैक और इट्स एन एडवांटेज टू माई पर्सनैलिटी. आई विल डिस्क्राइब इट. बट वही है, 2007 में मैंने स्टार्ट किया था और कोड 4 से ही मेरी पहली मल्टीप्लेयर जो कह सकते हो कॉम्पिटिटिव गेम वहाँ से स्टार्ट किया था. काफ़ी नेशनल स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स लैंड्स वगैरह खेले, ऑनलाइन भी खेला. काफ़ी टीम्स में रहा मैं, काफ़ी टीम्स बनाई भी मैंने और काफ़ियों को कोच भी किया जितना कर सकता था, जिनकी हेल्प कर सकता था. न्यू बाइस जो सीखना चाहते थे गेमिंग को उस वे में. और मैंने एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करने की कोशिश करी थी कि ई स्पोर्ट्स में, जैसे कि इंडिया में इतना ई स्पोर्ट्स बूम नहीं कर रहा आजकल की डेट में, और लॉकडाउन में तो स्पेशली ई स्पोर्ट्स बूम किया है. और जब से पबजी इमिलेटर वगैरह के स्ट्रीम वगैरह इतने फेमस हुए हैं तो लोगों को पता चला है कि यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग इज़ अ गुड ऑप्शन. मैंने स्ट्रीमिंग बस इस पर्पस से स्टार्ट करी थी कि जो मैं खेलता हूँ उसका रिकॉर्ड रहेगा. अब हमारी कोड 4 में तो हम डेमोज रिकॉर्ड करते थे या जो भी था. अब इसमें इंटरेक्शन भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. और फिर मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें आती रही कि मैं अगर ई स्पोर्ट्स में इसको अगर आगे उठाऊँ, मेरा चैनल चल जाए तो मैं शायद कुछ कर सकूँ इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए. तो रोड मैप के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन करी कि चलो ठीक है. पहले मैं काफ़ी डिमोटिवेट होता, काफ़ी चैनल मेरा इतना पिक नहीं कर रहा था. बट धीरे धीरे करके जब मेरे एफर्ट्स लगे रहे, क्योंकि साथ में आई एम नॉट ए फुल टाइम स्ट्रीमर, जो भी है साथ में फिर अपना घर का फैमिली का भी देखना पड़ता है. आई एम लिविंग इन नोएडा, तो अकेला रहता हूँ तो फिर मेरे को चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती हैं काफ़ी कुछ. मैं फ़िटनेस फ्रीक बन गया था, जिम जाता था रेगुलर, वो चीज़ें काफ़ी छूट गई पीछे. बट आई विल ट्राई टू ग्रिप देम बैक. मेरा इस तरह से था कि जब मैं खेलना शुरू हुआ और मेरे को टाइटल्स अचीव होते गए और कहीं लैंड्स पे मैं परफॉर्म ऐसा कर गया कि जहाँ पे मेरा नाम हो गया, लोग मेरे से पूछने लगे कि हु इज़ गैडन. और कहीं बार मेरे को इतना मालूम नहीं था कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बन रही है बैकग्राउंड में. एक चेन्नई लैंड हुआ था जहाँ से मेरा नाम चला था पहली बार, कि वहाँ पर हमारा फ्री फॉर ऑल, जो 50 बेस्ट प्लेयर्स थे उनके बीच में फ्री फॉर ऑल हुआ था. 5 क्वालिफायर्स हुए थे, तो उसमें मैं फाइनल्स में पहुंचा था. जबकि हमारी जो इंडिया की बेस्ट टीम थी तब, सबको पता होगा, FT5 वो भी थी उसमें. तो सब खेले थे, मैं क्वालिफाई कर गया था और सेकंड आया था. एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, अगर किसी को पता हो गॉड फॉर मतलब फ्रीक था, वो फर्स्ट था, ही वाज फर्स्ट. ओके, तेरा साथ 31 किल्स. हमारा जब मैच लगा, टर्मिनेटर की टीम है, जो टर्मिनेटर सबको पता होगा कोड 4 में काफ़ी बड़ा नाम है. और मतलब ई स्पोर्ट्स में काफ़ी उन्होंने एफर्ट भी किए हैं. इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड. तो मैं उसकी टीम के साथ भी खेला हूँ, इवॉक्स में भी रहा हूँ काफ़ी टाइम. तो हुआ ये कि टर्मी, और वहाँ पर लैंड पे एक माहौल रहता है कि यू शाउट टू सप्रेस द एनिमी. इतना तेज़ चिल्लाओ अगर पास में बैठे हो कि उस तक आवाज़ जाए तो वो थोड़ा डिमोरलाइज हो, उसका कॉन्फिडेंस टूटे. कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है लैंड पे, ये तो आपको पता चल जाएगा. जब प्रेशर में खेलेगा कोई, पहली बार लैंड खेल रहा होगा तो उसके हाथ भी कांपते हैं. मेरा एड्रेनलिन इतना हाई होता था लैंड के ऊपर कि मेरी फिंगर्स अपने आप न्यू वाइब्रेशन में चली जाती थी, जिससे कहते हैं कांप रही है मेरी उंगलियाँ. तो वो हिलती रहती थी ऐसे, मतलब. बट कभी मिस्टेक नहीं होती थी. पूरा मतलब ओवर रिएक्टिव तुम्हारा एक्शन. एड्रेनलिन बॉडी का क्यों बढ़ता है? जब आपको ब्रेन से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तुम्हारे बॉडी का फ्लूइड लेवल स्पीड पेसअप पकड़ने के लिए बॉडी एड्रेनलिन को रिलीज़ करती है, जिससे कि तुम्हारा पेसअप हर ऑर्गन से जो अटैच रहे ब्रेन का, रियल टाइम हो जाए बिल्कुल, उसमें डिले कम से कम हो जाए. तो मैंने वही चीज़ ऑब्जर्व करी. और पहली बार मैं 120 हर्ट्ज़ मॉनिटर पे खेल रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ भाई
इसमें तो बहुत स्मूथ दिखता है लैन पे खेलने में। तो वो गेम निकला वहाँ से। बट लास्ट मैच जब हमारा लगा तो मेरे पास कोर्टर ने आगे एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है कि गैडन तुम चिल्लाते बहुत हो और रात के 4 बजने, अगर किसी की आवाज़ तुम्हारी टीम की बाहर आई तो DQ होगी वो टीम, ऐसा हमें बोल दिया गया पीछे एडमिनिस्ट्रेशन से। मैंने कहा उसकी टेंशन मत ले। तो क्योंकि अभी वॉक्स के साथ जब मैच चल रहा था तो टर्मी उधर से शाउट कर रहा था, मैं इधर से कर रहा था, क्योंकि उनकी टीम में एक अच्छा प्लेयर था, वो अंडर एज था वो मतलब अंडर एज क्या कह लो, मतलब वो छोटा था एज वाइज। तो उसका गेम प्ले देख के मैं थोड़ा सा वरी हुआ, क्योंकि मुझे उसका गेम प्ले अच्छा लगा। SMG से कर रहा था, मैं चेक करते हैं जैसे हम प्लेयर पे दूसरे गेम पे टूर्नामेंट चल रहा है, तो मैंने जाके चेक किया तो मैंने देखा कि वो तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। मैं समझ गया कि मैंने कहा मेरे आगे टकरा गया, मैं कभी ले गया और ये कभी मेरे को ले गया तो बात इक्वल है। बट अगर फजी को ऊपर सप्रेस कर गया तो फजी नहीं कर पाएगा इसको हैंडल, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे लगे ये। बट फिर यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये समझ लिया कि पहले इसको घेर के मुझे मारना है और इसका मोराल तोड़ना है। ये छोटा है सबसे इनमें और चिल्ला के बोलूँगा इसके लिए। तो उसको जैसे ही मारते तो हम चिल्लाते शाउट करते, तो मैंने जान के सबको बोलता, मैंने कहा चिल्लाओ इसके ऊपर, जब ये मरता है इसको घेर के मारो। तो उसको 2-3 बार घेर के मारा, उसका मोराल बिल्कुल खत्म हो गया, उसका गेम पंक्चर कर गया, मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई। और वो मेन पिलर था उनके SMG कैरी करने के लिए, रश बेस्ड गेम था जो। फिर टर्मी को भी घेर लिया तो हमारा गेम निकल गया उनसे। अब उन सब यही सोच रहे चिल्ला के ही खेल पाएंगे ये ऐसे ही। तो मैं क्या ही दूँ, जैसे अबे वहाँ टर्मी गया उसको मार पकड़ के, टैग है वो, टैग है, भाग रहा है साला, भाग रहा है। तो मतलब ऐसे कॉल दी जाती है कि जिससे दूसरा प्रेशर में आ जाए कि उसको चेस किया जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है, वो ग्रिप में आ गया, उसको देख लिया गया है, तो वो बंदा थोड़ा सा ना ओवर प्रोटेक्टिव और वो सब हो जाता है कि मेरे को कौन देख रहा है, AK देख रहा है, SMG देख रहा है, स्नाइपर देख रहा है, क्या मैं विजिबल हूं उनको। तो ऐसी कॉल्स देके ना मैनिपुलेट भी किया जाता है और फायदा भी लेता है। कई बार डायरेक्ट कॉल देके कि हाँ मैं आ रहा हूँ पीछे, तो ग्रास में भागना, मैं आ रहा हूँ। मैंने ऐसी कॉल भी दी थी, मैंने कहा टर्मी ग्रास में भागा, तो टैग हुआ, फिक्र ना कर, मैं आ रहा हूँ, एम रख मेरे पर, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा करके मैं गया और उसको मार दिया, तो उससे उसका मोरल इम्पैक्ट हो गया कि भाई वो दौड़ के भी आया और एम भी करके मार दिया, और आई एम जस्ट वेटिंग एंड मेरा एम फेवरेट टर्मिनेटर का एम वन ऑफ द बेस्ट एम रहा है कोड 4 में, सबको पता होगा। अपने टाइम में पीक टाइम में टर्मी का एम कोई बीट नहीं कर पाता था, उसका एम, उसने एम पर ही फोकस किया था, उसका एम बेस्ड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेंचो सोते रहते हैं, बेंचो कोई विजिबिलिटी नहीं, अपनी आंखें ठीक करवाओ या बेंचो अपनी विजिबिलिटी ठीक कराओ, फिल्टर डालो उसके अंदर, एनवीडिया फिल्टर के साथ खेला करो, साथ में रहना ही नहीं। तुम जाओ अलग खेलो ना, फिर तुम ऐसा करो बेंचो, तुम अलग जगह उतरना मैप में, हम दो अलग उतरेंगे, तुम अलग उतरो, यही खेलो तुम। 5 मिनट में बता रहा हूँ, बैंड क्या उल्टी सीधी चीजों में पड़ा, तभी तू गेम से बाहर होता जा रहा है, फिर गेम कचरा होती है। आए दिन हग रहा तू, बस सीधा सुन ले मेरे मुंह से। इतने गालियां क्यों देते हो गेम में? That's required man, इंटेंसिटी चाहिए। यू आर इन द वॉर फील्ड, तुम प्यार से बात करोगे तो तुम दुश्मनी कर रहे हो अपने साथी के साथ, मर जाएगा वो। तो बेटर यही है, तो अग्रेसिव हो, नेवर पर्सनल। तो क्या गेम तक ही रहता है या वैसे भी? गेम तक जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो पता होना कि मैं गेम पे कितना न्यूट्रल हूँ। खेलता मैं हमेशा जीतने के लिए था, बट अगर हार जाओ तो हमेशा इम्प्रूवमेंट रखने के लिए सोचता था कि हाँ देयर इज़ ए स्पेस दैट आई हैव टू कवर। एक गैप रहता है जो मेरे एफर्ट्स में नहीं है या मेरी टीम में नहीं है, तो शायद मैं अपनी टीम से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था और अपने टीममेट्स में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, लोगों ने मेरा एक इमेज बना दी थी, गैडन बहुत एग्रेसिव खेलता है और वो काफ़ी शाउट आउट कॉल्स देता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। बट ऐसा है पर्सनल, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं था, मतलब जो था वो गेम के अंदर रहता है, क्योंकि आई एम द डिफरेंट पर्सनैलिटी व्हेन आई एम इन द गेम। गैडन इज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम हिमांशु, ठीक है, तो उससे मिक्स नहीं करता मैं कभी। मैं जो रियल लाइफ में हूँ, जो मेरे खास फ्रेंड हैं जैसे आप जानते हो मुझे, तो आई एम नॉट दैट मच, मतलब कि कोई कहे कि टॉक्सिक है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें भी मैं अब जैसे अब धीरे धीरे प्रोफेशनल गेमिंग की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करता, जिसको ठीक है इंप्रूव करना होगा तो करेगा, नहीं करना तो इट्स अप टू हिम। तो मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स पे उससे बोलता नहीं। हाँ कई बार रेज मूवमेंट्स तो आते ही हैं, क्योंकि मैं सीरियस गेम प्ले, मेरा मैटर ये है कि अगर पैशन और फन को ही आप सीरियस नहीं लोगे तो आप अलाइव ही नहीं हो। पैशन तो आपके अंदर जिंदा रहेगा तभी, मतलब एक इंसान जिंदा किस पे है, जब तक आपके अंदर पैशन है तभी तक जिंदा हो आप। मेडिकल साइंस में तो आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपके मतलब इकोग्राफ में आपका पल्स आ रहा है, तो यू आर अलाइव। कोमा में भी इंसान को अलाइव कहते हैं मेडिकल वाले, बट रियल लाइफ में वो अलाइव निकलेगा ना। अब इंसान एक तरह से डेड ही है, वो एक तरह से, वो एक कॉन्शियसनेस उसकी चल रही होगी, ड्रीम्स में होगा वो। तो वही है, एक पैशन का रहना लाइफ में मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो
इट्स नॉट अबाउट ओनली द गेमिंग, जिम और जो भी आपका पैशन है, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, एडवेंचर्स और हर तरह के लोगों के अलग अलग तरह के पैशंस होते हैं। बहुत बेटर होते हैं, बहुत टफ होते हैं, रिस्की होते हैं, बट पैशंस अलाइव रखने चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कुछ क्लैंस के पास अपना सर्कल था, फ्रेंड सर्कल की वजह से, या किसी के पास अपना इंडिविजुअल खेलता है कोई गेम, उसका स्पॉन्सर है तो उसको टीम में ले लेना, तो वो सब चीज़ें दूसरों के बैकिंग रही। मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। फिर ये कह लो कि उस टाइम थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज़ रहे लाइफ के, तो गेमिंग वॉज द वन थिंग जिसमें मैं अपने को ड्रेन आउट करता था प्रॉपर। फ्रेंड सर्कल बन गया मेरा पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह से मेरे गेमर फ्रेंड्स हैं, मोर देन 1000 फ्रेंड सर्कल है मेरा उसमें, मतलब जिसमें से काफ़ी क्लोज में जो 50-60 के पास तो होंगे जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे। तो चाहे वो अपोजिट टीम में रहते हैं, हम गेम के अंदर तो एक दूसरे की राइवलरी के, तुम्हें भी पता ही है, तुमने लैन खेले हैं तो वैसा रहता है। बट फिर भी उसमें ये रहता है कि फ्रेंडशिप रहती है, एक टच रहता है कि हम सेम इंडस्ट्री से हैं, तो एक मतलब ये कह लो कि हेल्दी तुम्हारे अंदर एक स्पर्धा रहती है कि उससे मुझे आगे रहना है, तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको फैसिलिटीज़ और उसका आउट परफॉर्म पीसी या जो आपका अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस वाला पीसी है और एक नूब के पास अच्छा पीसी है और एक प्रो के पास अच्छा पीसी नहीं है, तो स्किल्स तो मैटर करेंगी, बट एक स्किल के बाद आपका एक थ्रेशोल्ड आ जाता है जो आप चाहते हो कि अच्छे सिस्टम के साथ आपको मिले, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं गेम में कॉम्पिटिटिव लेवल पर रहने के लिए। क्योंकि वहाँ पर तो इफ़ 2 guys आर शूटिंग ईच अदर, तो एक बुलेट का भी जिसकी रजिस्ट्री पहले कंसिडर होगा तो विल गेट द विन ओवर द अनदर गाय अपोजिट ओपोनेंट। तो फिर क्वांटम तक बनाया, क्वांटम काफ़ी टाइम तक रहा और लास्ट आइडेंटिटी मेरी क्वांटम के साथ ही रही कोड 4 में, जो मेरी जब मैंने मतलब काइंड ऑफ रिटायरमेंट कह सकते हो आपको। अगर इफ़ देर विल बी एनी गुड अपॉर्चुनिटी, तो जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल के पुराने गेमर्स फ्रेंड्स बोलते हैं कि आओ लैंड पे, तो आई डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट अभी मैं कोड 4 खेलता नहीं प्रैक्टिस के लिए, अभी तो मैं सिंपल वॉरज़ोन ही खेलता हूँ, अपना एक ही गेम पे फोकस किया हुआ मैंने। तो इंडिया में उसके बेस्ट स्टैट्स हैं मेरे अभी, उसके अंदर देखा जाए तो टॉप विन्स हैं मेरी उसके अंदर पीसी पर, और कंसोल पर किसी एक प्लेयर के ज़्यादा हैं। बट मैं ट्रेस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा आगे मैं इम्प्रूव कर सकूँ, बार को बढ़ा सकूँ। स्टेशन में है, अंदर से बैठ के स्टेडियम वालों को मार रहे हैं। इधर से चलो, लेफ्ट से, ओपन से मत चलो, नहीं ऊपर ऊपर नहीं, नीचे से चलो, ऊपर वाला गेम खराब हो जाएगा। बंदा मेरे राइट में, इसके अंदर 30 मीटर्स इसके अंदर है, पीछे की तरफ से। इसने अपने बंदे को कॉल दी है, खत्म। इट्स नॉट अबाउट कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ और समथिंग लाइक दैट, बट ये है कि जब मेरा पैशन है और मैं देखता हूँ कि जब मैं उस पर इतना टाइम रेगुलर देता हूँ, तो उस पैशन की जब मेरे को इतनी ज़रूरत है, तो वो पैशन को मैं एक डायरेक्शन में यूज़ करना चाहता हूँ। टाइम विल टेल द स्टोरी कि भाई क्या रहा और क्या बना। अभी कुछ ऐसा कंक्रीट प्लान नहीं है, और कोई प्लान है बट फिर भी हर चीज़ को मैंने इतना वो मतलब कंक्रीट नहीं कर रखा है कि ये चीज़ ऐसी रहेंगी, फ्लेक्सिबल रूटीन रहेगा उसके हिसाब से। राइडिंग मेरा पैशन था और आज भी है। जब भी मैं अपनी बाइक पे जा रहा हूँ तो मेरे को वही चीज़ फील होती है, आई फील सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, कि मैं उससे कहीं भी मतलब काफ़ी जगह घूमा हूँ मैं। तो राइडिंग मेरा पैशन बना, फिर उस पैशन के थ्रू भी मेरा काफ़ी सर्कल बना, तो उसमें भी मैंने काफ़ी डीपली कह सकते हो इन्वॉल्व रहा मैं। तब मैं थोड़ा गेमिंग से इतना नहीं अटैच था, उस पैशन पर ज़्यादा फोकस था। काफ़ी दिन के लिए बाहर रहता था और आए दिन मैं वीकेंड पे निकल जाता था बाइक लेके, अपनी सामान गियर्स वगैरह पूरी रेडी है। अगर देखे हों किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो मेरे, उसमें मेरी राइड्स की सारी वीडियोस फोटोस डाली हुई है मैंने। स्मूथ तो लाइफ कभी एक सिंगल ईयर भी नहीं रही मेरी, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी है हैपनिंग्स रही जो अनवांटेड रही, जो मतलब एडमायरेबल नहीं थी, थिंग्स लाइफ में होती रही। दैट्स द वर्स्ट डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। एक्सीडेंट हुआ था, अगर कहो तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको डिटेल में। तो हुआ क्या था, मेरा मॉर्निंग जैसे नॉर्मल रूटीन होती है, मैं वैसे उठा, मेरे को ऑफिस जाना था, निकलना था। मेरे साथ में नेबर रहते हैं, उनके 3 ब्रदर्स हैं वो, तो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। मेरे एज से काफ़ी छोटे हैं बट ठीक है। मैंने कभी अपनी फ्रेंडशिप या किसी के साथ अगर अटैचमेंट रखे तो एज फैक्टर को नहीं रखता कंसीडर, तो वो फ्रेंड्स थे मेरे अच्छे। तो जो सबसे छोटा था उसने स्केट्स खेलते हुए चोट लगा ली, उसके रिस्ट में लेफ़्ट साइड में यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था।
तो उसके मुँह में आया मेरे को कि देखना हिमांशु उसको कुछ हुआ है, अगर तुझे पता चला तो डॉक्टर को ले जा सकता है, तो अगर ऑफिस थोड़ा लेट चला। मैंने कहा मैं ठीक है ऑफिस लेट चला दूँगा, आई गो विद। अब मैं उसको लेके, मैंने कहा ठीक है मैं उसको लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। अब वो कि एक हाथ से मुझे पकड़ के बाइक पे बैठा था, आई वॉज वियरिंग हेलमेट, ठीक है। तो वो हेलमेट की भी अगर फोटोज़ लोगे तो शायद पड़ी मेरे पास वो हेलमेट, उस एक्सीडेंट में टीयर हो गया था। लाइट्स जैसी लाइट्स ऑन हुई, ग्रीन लाइट हुई, हम निकले। मेरी एवरेज स्पीड कम थी उस वक्त, 40-45 थी, क्योंकि वो एक हाथ से पकड़ बैठा। वैसे मैं यूजुअली जो मेरी बाइक की स्पीड आपको पता ही, मैं ज़्यादा रखता हूँ, थोड़ा मुझे आदत है, मैं नॉर्मल रूटीन में भी गलियों में भी तेज़ चलाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा फोकस करके। अब उसमें क्या हुआ, जब मैं वहाँ लाइटें क्रॉस करी तो उसके बाद जैसे ही मैंने स्पीड पकड़नी शुरू करी, बाइक 40-45 की स्पीड पे थी। बस मुझे, क्योंकि उस एक्सीडेंट की मेरे को मेमोरीज नहीं है, इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ा था कि मुझे सिर्फ लास्ट जो आती है ग्लिम्स उस एक्सीडेंट की, वो ये थी मेरे लाइट्स क्रॉस होने के बाद मेरी स्पीडोमीटर पे नज़र थी, 45-50 के पास मेरी स्पीड पहुँची थी, और उसके बाद फिर मुझे सब ब्लैंक है। बट जब से एक्सीडेंट हुआ, मेरे इंजरीज़ हुई और स्पॉट था, और मुझे सबने बताया, तो वो चीज़ें ये पता नहीं चली थी कि एक इंसान था, वो उसने आगे 2 बच्चे बैठा रखे थे स्कूल के, और पीछे 4 बंदे थे, 3 बच्चे थे, एक टंकी पे था और 2 पीछे थे उसके। और वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा था, तो गार्डिंग्स ऐसे लगी हुई थी, इधर से रोड आ रही थी, आई वॉज गोइंग फ्रॉम दिस साइड, मेन रोड थी, लाइट्स मेरी ग्रीन थी, तो मैं निकल रहा था, सारा क्राउड निकला। बट वो इंसान को तो इधर से गार्डिंग वैसे रोड नज़र नहीं आती, तो उसने जल्दी में था या जो भी था, उसने बहुत स्पीड से बाइक निकाली। अब 3 लोगों के हिसाब से वेट ज़्यादा हो गया, तो आप लगा लो 4 जने बैठे हैं बाइक में, 3 बच्चे और एक पूरा अडल्ट इंसान, तो बाइक का वेट, तो मोमेंटम ज़्यादा था उनका, तो वो बाइक में मेरे टी पॉइंट पे स्ट्राइक करे, ऐसे टी पॉइंट पे स्ट्राइक करे, मैं गिरा इस तरह। और उसके बाद क्या हुआ, एक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, गार्डिंग सरिये निकलते हैं जो रोड पे पिलर्स खड़े करने के लिए, वो थे निकले हुए थे, नीचे कट पड़े थे उनमें, तो उनमें वो मैं गिरा, तो मेरा हेलमेट के अंदर से क्रैश करके एक यहाँ लगा, अगर आप देख सकते हो स्टिचेस के हल्के निशान अभी बचे हैं अपने यहाँ पे, या राइट में, यहाँ पर यहाँ पे मेरे 12 स्टिच लगे थे, और काफ़ी डीपली ये खुल गया था पूरा हिस्सा। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मैं क्रैश करा ऐसे, और वो सरिया मेरे हेलमेट में से निकल के शीशा क्रैश कर गया मेरा हेलमेट का, और ये मेरे सीधा यहाँ पे सरिया घुसा। शायद हेलमेट ना होता तो मैं बचता भी ना उस दिन, जो स्टोरी पहुँचाने के लिए। तो बट फिर भी कह सकते हैं ना कि मेरे हिसाब से सेम इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि वो सरिया था, जो भी है, चलो वो तो बैड लक था, क्या कह सकते हैं, टाइम था। तो वो सरिया लगा, मैं नॉकआउट हो गया, और बाइक मेरे पे गिरी, तो इस तरफ गिरी, तो मेरे यहाँ टीयरिंग हो गई थी, ये यहाँ पे 1.5 इंच नीचे मांस कट गया था पूरा, क्योंकि इसमें इसका स्टैंड वगैरह घुस के कट गया था। बाइक ऊपर गिरी, कॉलर बोन टूट गई थी मेरी, और रिब्स टूट गई थी, और मैं ब्लैंक आउट हो चुका था। तो बाकी वहाँ पर से जो मेरा मोबाइल वगैरह था, किसी ने क्राउड में से उठा लिया या टूट गया, आई डोंट नो, या पुलिस लगी, जो भी हुआ वो तो अब मुझे मिला नहीं। उसके बाद फिर मेरे को जब होश कैसे आया, वो जो मैंने चीज़ें सुनी कि आई वॉज फीलिंग दैट आई एम इन ए ड्रीम, तो मेरे को फैन नज़र आ रहा है अपना रूफ के ऊपर, और आई एम मूविंग लाइक इन ए मतलब एयर। मेरे को अपनी बॉडी का वेट फील नहीं हो रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर और समथिंग। तो ऐसा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो ब्रेन आपका बॉडी पार्ट से कनेक्शन काट देता है टू सर्वाइव, मतलब कि तुम्हारा ब्रेन उतना पेन अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो उसको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी इस पर पेन की। तो मेरे को सारी चीज़ सुन पड़ी थी, मेरे को अपनी बॉडी का कोई एहसास ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्या। तो आई वॉज फीलिंग कि आई एम इन अ ड्रीम। तो उधर से डॉक्टर्स बोल रहे थे कि छोड़ दो इसको, तड़पाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स लेट, यू वॉन्ट सर्वाइव। मुझे इतनी सी चीज़ सुनाई दी, और बहुत ही डिम जैसे आप मतलब देखते हो किसी गेम्स में कैरेक्टर डाउन होता है, कुछ वैसा रियलिटी में मैंने फेस किया था। डिम पर रियल लाइट, और मुझे हल्की बहुत ही माइन्यूट सी साउंड्स लैब में सुनाई दे रही है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में उस वक्त। उसके चोट लगी, और उसकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उनको पता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने वो एक्सीडेंट भी देखा। तो उसके फादर आए इस लड़के के, तो उन्होंने डॉक्टर से लड़ाई करी, उन्होंने कहा कि तो पुलिस केस है, एक्सीडेंट हुआ ये वो। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इलाज करोगे या ये सब बहस करोगे, वरना मैं एक्शन लूँगा आपके अगेंस्ट। तो उनकी आवाज़ से जैसे मेरे को थोड़ी सी ग्रेप है, तो मेरे मुंह से ऐसे हल्की सी आह निकल गई। तो उसके मदर खड़े थे, तो आंटी ने मेरे को देखा, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तू ठीक है ना, हम हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा तेरे को ये वो। तो मैंने इतना कहती उनको अपना वॉलेट की तरफ कहा कि मेरे ऐसे वॉलेट है, पैंट में इस तरह से निकाला, उसमें साइड में ऐसे ब्लू कलर का कार्ड है, तो वो निकाल के इनको दे दो। बस इतना कह के मैं फिर से पास आउट हो गया। और मेरे को कैसे बैठा, मैं आइज़ मेरी ओपन है, और आई एम वॉचिंग द रूफ, फैन चल रहा है, और एकदम से मेरे आगे इस तरह बंद हो गया, मतलब इस तरफ एक आँख से दिखना बंद हो गया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो एक्चुअली क्या था, यहाँ से ब्लड इतना निकला था, वो सारा यहाँ भर चुका था आँख के ऊपर,
मुझे इतना, वैसे तो अगर आपके 2 बूंदे भी पानी की आँख में जाती हैं तो आप थोड़ा तड़प जाते हो, तो पता चल जाता है आपको, सेंसेशन बहुत होती है इसकी। मुझे वो भी नहीं पता चल रहा था कि मेरी आँख के ऊपर ब्लड फिल हो गया है, जो पूरा भर चुका है कॉर्निया इसका। तो फिर मेरा हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, तो 2 डॉक्टरों को जैसे कार्ड मिला तो उन्होंने लगा कि चलो ठीक है अब करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो भी सोच के करा, आई डोंट नो कि व्हाट दे डिसाइडेड, बट उनकी टीम एक पूरी भागी मेरे पास, 4-5 लोग ही। तो उन्होंने मेरे कैंची से सारे कपड़े काटे और उठा के दूसरे स्ट्रेचर पे डाला, CT स्कैन वगैरह जो भी हुए मेरे, और मैं सबकॉन्शियस रहा उसमें काफ़ी टाइम। तो उस सारे सीन में ये हुआ कि मैं व्हील चेयर रहा जब स्टार्टिंग के टाइम पे, तो डॉक्टरों ने ये कहा कि तुम्हारे ऐसे इंजरीज हुई हैं, और मेरी आँख स्वॉल हो गई थी। अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटो लगी एक्सीडेंट की। वो एक्चुअली 4th डे की फ़ोटो है उस एक्सीडेंट के बाद की, नॉट ऑन द सेम डे, 4th डे आफ्टर द एक्सीडेंट। तो उसमें मेरे को वॉशरूम वगैरह या जैसे जाना था तो मुझे कोई एक इंसान व्हील चेयर पर लेके जाता था। तो मेरे को ये 2 दिन देखने के बाद ऐसे लगा कि क्या मैं ऐसे चल नहीं पाऊँगा। तो मैंने उनको मना किया, तो बट उन्होंने कहा कि नहीं आपको बैठना, क्योंकि मेरे एक स्पाइन में इंजरी हुई थी जिसको डॉक्टर ने मुझे बताने से मना किया था फैमिली को। उन्होंने कहा था कि ही इज़ इन पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा, तो कुछ मतलब मेरी लाइफ के जो भी इश्यूज़ थे वो सारे भी मेरे, ये कह सकते हो कि उन इश्यूज़ की वजह से मैं रह गया, या कुछ दिल में वो फ्लैश आ गए वो सारे पुराने। तो मैं उस मोमेंट में वापस आ गया जब मेरी, उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने ऑलमोस्ट। तो मैं जब अपना गया वॉशरूम की तरफ अपनी कॉन्शियसनेस में किसी तरह सहारा ले लेके, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था चलते हुए, बट मैं पहुंच गया। तो मेरी आदत है, जैसे मैं मिरर के आगे गया अपना मुंह पे पानी मारने के लिए, तो जैसे ही मैंने मिरर में अपनी फेस को देखा तो मैं चिल्लाया, बट नो साउंड, मतलब आई गॉट चॉक्ड। मैं एकदम से शाउट किया बट मेरी आवाज़ नहीं आई गले से। तो मैंने अपनी शक्ल को देखा कि क्या हो गया है, तो मैं अंदर ही अंदर बोला कि मतलब ये वाई यू डिड दिस टू मी, गॉड को बोला मैंने जैसे अंदर ही अंदर कि मेरे साथ इतना बुरा पहले भी हो रहा, तो इतना तो नहीं करता कम से कम। और मैंने कहा व्हील चेयर भी मिल गई, में बैठना पड़ रहा है, और अब परमानेंट अगर व्हील चेयर हो तो मैं तो लाइफ बदतर होगी, मरी या तो एक्सीडेंट में, फिर बचा क्यों। तो वो काफ़ी मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था मोमेंट। फिर मैं इस तरह से चलता रहा, तो बाद में ICU से मैं दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ अपना नॉर्मल वार्ड में। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी बूस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स थे काफ़ी खास, वो आए मेरे को बूस्ट करा उन्होंने कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने मेरे को, तब मेरी हालत ऐसी थी, मेरे को लेटते वक्त किसी का सहारा चाहिए, बैठते वक्त किसी का सहारा चाहिए, काफ़ी बुरी हालत में था। तो 7-8 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, घर पे आया, बट तब भी मेरी यही हालत थी। डॉक्टरों ने ये कहा था कि हमें स्पाइन का भी पता नहीं है इनकी, उन्होंने फैमिली को बता दिया था कि शायद इंजरी कैसी होगी इसको पता नहीं है, मैं चल पाएगा या नहीं। बट उन्होंने मुझे फेस टू फेस नहीं बताया, बट मेरे जब मैं रिकवर करने लगा तो मेरे घर वालों ने सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसा सब बोला गया था मेरे को। तो मेरा उसमें अपना, जब उन्होंने करा चेक, उसके बाद स्पाइनल इंजरी थी बट इतनी नहीं थी, बच गया मैं, कि उन्होंने कुछ कहा था कि एक कुछ पॉइंट होता है, अगर वो लिंक टूट गया आपका एक्सीडेंट में तो कि स्पाइन का नीचे का फंक्शन डाउन हो सकता है। तो वो इंजरी आई थी बट मैं बच गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, मैंने उनसे पूछा, जैसे मैं जिम तब करता था, मैं नॉर्मल रूटीन थी मेरी फिटनेस टाइप की, जैसे मतलब नॉर्मल फिट होने के लिए, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे गोल्स अचीव करने हैं जिम में, बस एक नॉर्मल रूटीन की तरह था मेरा जिम। तो मैंने डॉक्टर से ऐसे पूछा कि मैं जिम कब कर पाऊँगा, जैसे मैं चल पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा 6 महीने से पहले तो ट्रेडमिल भी भूल जाओ, सीधा चल पाओ, थोड़ा दौड़ पाओ, जॉगिंग कर पाओ, वो बड़ी बात है। तो वो डॉक्टर की बात में जैसे मेरे को लग गई, या कुछ भी कह लो या सनक कह लो, तो मेरे को ये हो गया कि मुझे इससे पहले खड़ा होना है। मैं गया, फिर से मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो वो डर बैठा रहा। बट क्या हुआ, मैंने 3 महीने बाद जिम फिर से स्टार्ट किया, 3-3.5 महीने बाद। तो उसने हल्का स्टार्टिंग में वार्म अप वगैरह किया और ये सब। तो अगर आपने देखी होगी वो फ़ोटो मेरी, तो 1 साल बाद मैंने अपने को पूरा रिकवर कर लिया। मैं टूटी हुई बोन के साथ ही चिनअप्स करता था, तो मेरी बॉडी लिफ्ट लेती लेफ्ट साइड से, सारा वो वेट राइट साइड पे आता था, और यहाँ से सपोर्ट मिलती थी सिर्फ। तो थोड़ा सपोर्ट लेता भी था किसी का, थोड़ा मशीन भी थी सपोर्ट वाली जो फुट को रेस कर करके। तो मैं कर करके करता रहा, धीरे धीरे ये एंगल यूँ से यूँ सीधा होता गया। तो मेरा मतलब रिकवर हो गया। इस पर मसल नॉट बनती है, जो भी रिकवरी होती है आपको पता कॉलर बोन का, तो वो हो गया, धीरे धीरे हो गया। मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया, मैं डॉक्टर को बताया नहीं मैं जिम कर रहा हूँ, मैंने फिर भी पूछा कि मैं कब अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकता हूँ, सो दैट कि आई कैन एक्सीड माई लिमिट्स और इंटेंसिटी बढ़ाऊँ थोड़ा वर्कआउट। क्योंकि उस वक्त मेरे को ये जुनून था कि अब जब इंसान का कुछ गलत होता है तो तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना ही ये जो फिज़ीक है, तुम्हारी हेल्थ है, और अपना सेल्फ, जिसको जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, वो ही काम आएगी।
तुम हो क्या, मतलब तुम एक पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो तुम्हें पता है इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है वो वही है जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में है. इफ़ यू आर ओवर द होल थिंग इज ब्लैंक, नथिंग. अब स्टोरीज बनाई हुई हैं, रीबर्थ होता है, ये होता है, सबकॉन्शियस होता है, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो दोबारा. दैट्स द डिफरेंट एस्पेक्ट. अगर नहीं होता तो क्या होता? यू आर गॉन, द थिंग इज गॉन, वर्ल्ड इज गॉन. इफ़ यू आर देयर, वर्ल्ड इज देयर. तो मेरे दिमाग में एक एस्पेक्ट आ गया कि मुझे करना ही है. तो मैंने उसमें जिम को एक रूटीन बनाया. मेरा जिम में मैंने अपने सप्लीमेंट्स बढ़ाए, तो डाइट्स बहुत अच्छी फॉलो करी, स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी फॉलो नहीं करी थी. 6 महीने तक मैंने रोटी राइस नहीं खाए. ब्राउन राइस खाता था मैं और ब्राउन ब्रेड थोड़ा बहुत, बट रोटी खाए को 6 महीने हो गए थे. और मैंने काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करी. फिर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया. अगर देखा होगा अपने पुराना फ़ोटोज़, उसमें मैं खुद को देख के आज बिलीव नहीं करता हूँ कि यार वॉज दैट गाय एंड दिस गाय एंड नाउ दिस गाय. करंट अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर वॉरजोन जो है उसमें मेरे इंडिया में टॉप रैंकिंग है करंटली. तो आगे ग्रो करना चाह रहा हूँ मैं उसको. और मेरा एक चैनल है गार्डन गेमिंग यूट्यूब चैनल, जिस पे मेरी एक छोटी सी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, जिनके साथ मैं पूरा टाइम डिवोट करता हूँ. जब वो आते हैं उनको, वो मेरे साथ कभी भी खेल सकते हैं, ओपन टू इनवाइट रहता है उनको. अगर मेरी स्क्वाड फुल नहीं है, उस वक्त मेरे स्क्वाड मेट्स नहीं बैठे हैं, देयर इज़ एनी स्लॉट फॉर देम, मोस्ट वेलकम फॉर देम. मैं उन्हें कोच कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ. कोई किसी ट्रबल शूट के लिए आता तो आई हेल्प देम. तो इस तरह से है. एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट गोल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग्स. थैंक यू. I'll be that silver lining to the story. If you thought that I would turn and run, then y'all don't know me. May my fears rest in peace, cause that's the old me. Got this taste on my tongue, I crave the glory. Gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. They say the struggle is real. I say the struggle reveals how you deal with the monster that's inside you. I don't buy into the luck. I put my faith and my trust in my team. Everything that we done been through. Gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Heart of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. It's time to fire on up. It's time to fire on up.